अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। होमवर्क दिया था एक सवाल। शक्ल से अच्छे बच्चे लगते हैं, किया भी होगा। किया होगा। और मसले भी होंगे। नहीं मसले हैं मसले। चलें ये सामने लोग थोड़े बैठे हुए हैं जिनको मसले होंगे वो वीडियो देख रहे हो शायद। इसमें चार प्रोडक्ट्स हैं, चारों को अलग अलग लेके सॉल्व करना था जैसे बोर्ड पे किया था। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एवको मेथड बताया था मैंने। तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट, साथ परचेजेस की इनवॉइस वैल्यू भी ली, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज भी ली, और अदर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ जो कैरेज स्टोर तक लेके आना है 100 रुपए पर यूनिट वो भी लिया। ये टोटल परचेज कॉस्ट बनी। तो यहां से पर यूनिट एवरेज रेट निकला है। और एनआरबी के लिए प्रोडक्ट ए के कुछ यूनिट्स डैमेज थे, इसलिए उनकी एनआरबी अलग निकलेगी और नॉर्मल वाले की अलग। और नॉर्मल वाले की कितनी होगी फ्यूचर बताया है? नहीं बताया। नहीं। तो जितने का पहले बेचते थे और पहले कितने का बेचते थे उसके लिए टेबल में आपको गुजरे हुए पीरियड की टोटल सेल्स भी बताई हुई है और यूनिट सोल्ड भी बताए हुए हैं, ताकि पर यूनिट सेल प्राइस निकल आए। और जब एक बार ये सेल प्राइस निकल आई तो डैमेज वालों की क्या होगी सेल प्राइस? इसका 60%। और कॉस्ट टू सेल वो कैरेज है जो हमें कस्टमर्स तक पहुंचाने पे 150 खर्च करना पड़ेगा। और बी और डी उसकी भी सेल प्राइस पुरानी होगी, लेकिन सी उसकी फ्यूचर की प्राइस दी हुई है। जितने का हम बेच लेंगे, जितने का कंपेटिटर्स बेच लेंगे, जितने का हम बेच लेंगे यानी 3500। इसके अलावा बताएं आपने कुछ पूछना है तो। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के एक दो सवाल हो गए और आगे भी चलेंगे, लेकिन अब मैं आपको साथ ना एंट्रीज भी कराता हूँ। अब हम एंट्रीज करते हैं ताकि आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में एंट्रीज भी आ रही हैं। अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। और एफ ए आर वन अगर पढ़ा हुआ है तो आपने उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से पहले पढ़ी ही होंगी, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से पहले ना इन्वेंट्री की पीरियोडिक सिस्टम की एंट्रीज भी कराऊंगा, लेकिन कॉस्ट में वो पीरियोडिक नहीं है। तो इसलिए सी मैक के अंदर परपेचुअल ही है, बस परपेचुअल सिस्टम। क्या क्या ट्रांजेक्शन्स इन्वेंट्री की होती होंगी? मेरा सवाल ही पूरा नहीं था। ट्रेडिंग बिजनेस है तो आप बताएं एंड ट्रांजेक्शन्स क्या क्या होती होंगी? गुड्स परचेज होती होंगी और परचेज रिटर्न हो सकती हैं। और अरे एनआरबी तो नहीं, कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है, ट्रांजेक्शन कह रहा हूँ। ड्राइंग्स हो सकती हैं, सेल हो सकती हैं, सेल रिटर्न हो सकती है, मार्केटिंग के लिए पार्टी ओनर लेके जा सकता है, कस्टमर्स को देंगे मुफ्त मार्केटिंग के लिए, चोर लेके जा सकता है, आग में सड़ सकती है, फ्लड में बह सकती है। ये सारी ट्रांजेक्शन हैं। अब इन सब की एंट्रीज क्या है वो बता रहा हूं। इस तरह अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का रॉ मटेरियल है तो यही सब सिवाय सेल के, सेल की जगह क्या होगा? इशू टू प्रोडक्शन। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की गुड्स हैं तो सारी ट्रेडिंग बिजनेस वाली सिर्फ परचेज की जगह ये तो पुराना रटा हो गया, ट्रांजेक्शन कह रहा हूं। परचेज गुड्स नहीं हो रही होंगी, बन रही होंगी। तो इसके लिए ना थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने किताब में ये एंट्रीज लिख दी। तो आप भी फिर ऐसा करें कि पेज दूसरा ही होगा शायद, पेज 2 है, पेज 2, 3 एंड 4।
और ये मैंने बस नॉर्मल सी ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, अगर इसके अलावा कोई और भी हुई तो आप काबिल बच्चे हैं, आप बना लेंगे। ये मैं सामने स्क्रीन पे खोल देता हूं। अच्छा, ये मैंने हेडिंग इसलिए दी है कि आप इसको नोट करें और साथ ये लिखें कि हम यहां से कहां चले गए थे। जहां भी मैं कहीं बुक पे ले जाया करूंगा तो वो रजिस्टर पे लिखा करना कि यहां से हम लोग फिर बुक पे चले गए थे। हाँ जी, काफी पढ़ा जा रहा है। ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स मैंने बस नॉर्मल ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, अगर कोई डिफरेंट सी भी हुई तो आप काबिल बच्चे हैं, बना सकते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स, गुड्स खरीदेंगे। अच्छा, परपेचुअल सिस्टम अकाउंटिंग का वो ये कहते हैं कि गुड्स एसेट है, एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। तो अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो एसेट बढ़ रहा है, इसलिए इन्वेंटरी डेबिट। और खरीदी हुई चीजें वापस कर रहे हैं तो उलट, तो ये उलट हो गया। उधार पे खरीदी हैं तो पेबल, कैश पे खरीदी हैं तो कैश। इन्वेंटरी डेबिट अगर खरीदी हैं और वापस कर दी हैं तो इन्वेंटरी क्रेडिट। ओके, और बेच दी हैं तो ये एंट्री तो आती ही होगी। अगर ये एंट्री नहीं आती तो वो रिजल्ट अपना वापस कराएं आप आई कैप को, ये तो आनी चाहिए। कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। लेकिन परपेचुअल सिस्टम वाले कहते हैं कि गुड्स आपकी इन्वेंट्री थी, जब खरीदी थी तो उनको एसेट कहा था, एसेट था। अब जब बेचेंगे तो दो काम होंगे, गुड्स का बेचना इनकम भी है, और वो जो गुड्स हमारे पास पड़ी थी वो चलेगी कस्टमर के पास, तो हमारा एसेट कम हो गया। तो सेल्स के टाइम पे दो एंट्रीज होंगी, सेल्स की एंट्री भी होगी और कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी होगी। सेल्स की एंट्री कैश या डाटा डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और इन्हीं गुड्स को इन्वेंट्री से निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल्स बना लेंगे। तो ट्रेडिंग बिजनेस अगर गुड्स बेचेगा तो दो एंट्रीज करेगा, और अगर बेची हुई चीजें वापस आ गई तो यही दोनों रिवर्स कर देगा, यही दोनों रिवर्स हो गई। खरीद ली, खरीदी भी वापस कर दी, बेच दी, बेची भी वापस आ गई। और क्या हो सकता है, चलो चोरी करवा देते हैं, चलो साड़ देते हैं चीजें, पानी में फेंक देते हैं, चीजें खराब हो गई, जाया हो गई। ये मैंने जो साथ एंड सोल्ड लिखा है ना, ये मैं एक ट्रांजैक्शन बना रहा हूं, और आप काबिल बच्चे हैं चूंकि, तो मैं इसकी एक वैरायटी जबानी भी बता दूंगा। गुड्स खराब हुई, जल गई, सड़ गई, टूट गई, और हमने कबाड़िए को बेच भी दी। तो चूंकि ये खराब हो गई तो नॉर्मल कस्टमर को तो बेची नहीं है, इसलिए सेल्स नहीं आ रहा कहीं। बेशक सोल्ड हैं लेकिन सेल्स नहीं है। खराब चीजें किसी को बेची हैं तो कबाड़ियों को बेची होंगी, स्क्रैप के तौर पे बेची होंगी, इसलिए ये सेल्स नहीं है। तभी देखिए सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आ रहा। गुड्स गई, इन्वेंट्री क्रेडिट, और बेच के जो 150 मिले कैश डेबिट। और इन दोनों में जो फर्क है, फर्क क्यों है, क्योंकि ये कॉस्ट है और ये तो थोड़े से पैसों की बिकी है, तो जो डिफरेंस है वो हमारा लॉस है। हाँ जी, ओके। अच्छा, और अगर चोर ले गया होता तो चोर ले गया होता तो ये ना होता, यही फिगर क्रेडिट, यही फिगर डेबिट। ठीक है, ईयर एंड आ गया, और ईयर एंड पे बल्कि नहीं, इससे पहले मैं आपको ये अगली वाली बताता हूं। 5वीं और 7वीं में फर्क क्या है, एंट्री में नहीं, अंग्रेजी में। 5वीं में वो खराब चीजें बेच दी हैं, इसमें अभी बेची नहीं है, तो अगर बेच दी हैं इन्वेंट्री से बहरहाल क्रेडिट, अगर नहीं भी बेची इन्वेंट्री से फिर भी क्रेडिट, क्योंकि अब ये हमारी खराब चीजें नॉर्मल के साथ नहीं रखनी, ये तो कबाड़ हो गया, इनको अलग कमरे में रख देंगे, इसलिए इन्वेंट्री इन दोनों में क्रेडिट कर दी, यानी नॉर्मल इन्वेंट्री से निकाल दिया। कैश क्यों डेबिट,
क्योंकि इतने रुपए का बेच दिया, और अगर अभी बेचा नहीं है तो जितने का बेच सकते हैं उसके अमाउंट से हम एक अलग से एसेट बना लेंगे, टूटी फूटी इन्वेंट्री। ये टूटी फूटी इन्वेंट्री डेबिट किस अमाउंट से? जितने का हम बेच सकते हैं ये उस अमाउंट से, और इन दोनों में स्टिल फर्क है तो फिर पीएनएल। तो पांचवी और सातवीं एंट्री में फर्क देख लें। नहीं समझ आया तो बताएं। हाँ जी, पांचवी और सातवीं। और मैंने ये जो बात ब्रैकेट में लिखी है ना, अज्यूमिंग डैमेज टू बी एबनॉर्मल, गुड्स यानी फिनिश गुड्स का खराब होना, टूट जाना बाय डिफॉल्ट एबनॉर्मल ही है, इसलिए मैंने ये एबनॉर्मल के हिसाब से ही एंट्री लिखी हुई है। एबनॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल नहीं है, और नॉर्मल का मतलब जो एबनॉर्मल नहीं है। गुड्स की हैंडलिंग का जो रूटीन तरीका है उसमें कुछ चीजें टूट जाया करती होंगी, वो जाया होना नॉर्मल है। और अगर नहीं, यकदम का मसला नहीं है तो टूटेंगी तो यकदम ही टूटेंगे, तरसा तरसा के थोड़ी तोड़ेंगे। जो गुड्स की हैंडलिंग का मतलब गुड्स को ला के स्टोर में रखना, जैसे रखी हुई हैं उनकी रखने का जो नॉर्मल रूटीन तरीका है उसमें भी कुछ टूट जाती होंगी। जैसे अगर एक शेल्फ है उसमें 100 यूनिट्स ऊपर नीचे रखे हुए, हो सकता है एक आधा उसमें टूट जाए, तो ये जाया हो जाना नॉर्मल लॉस है। और अगर अपनी किसी गलती की वजह से टूटी है, आग लग गई, तो एबनॉर्मल है। तो गुड्स के हवाले से बाय डिफॉल्ट एबनॉर्मल ही होता है, इसलिए मैंने एबनॉर्मल के हिसाब से ये लिखा। अब मैंने यहां लिखा नहीं है, लेकिन इस एंट्री से जो बताऊंगा वो आप अक्लमंद बच्चे इस पे खुद अप्लाई कर सकेंगे। पांचवी और सातवीं एंट्री, ओके। ये जो गुड्स हैं जिनकी मैंने ये नॉर्मल ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, बस गुड्स का खरीदना, वापस कर देना, बेच देना, वापस आ जाना, जाया हो जाना, ये जो 1 से लेके 5 तक हैं, 1 से लेके 5 तक, ये पूरे साल में होती जा रही हैं ट्रांजैक्शंस। जाग रहे हैं? ये जो 1 से लेके 5 तक लिखी हैं ये पूरे साल में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और इनकी साथ साथ एंट्री होती जा रही है। कहीं इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, कहीं इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है। तो इन्वेंट्री अकाउंट में, नूर ये नजर आ रहा है? इन्वेंट्री अकाउंट में ये क्या होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री। सारी ट्रांजैक्शंस डेबिट क्रेडिट होती गई, और इन सारी एंट्रीज में जहां जहां इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट हो रही है, किस अमाउंट से हो रही है? कॉस्ट से ही हो रही है। ये सारा कुछ ईयर एंड पे इधर एक सीडी बैलेंस आ रहा होगा, वो भी फिर क्या होगा? कॉस्ट। अगर ये मिसाल के तौर पे 2000 है, अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है। ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाने के लिए कौन सी वैल्यू लेनी होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो सारा साल ट्रांजैक्शंस होती रही, साल के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए इसको कंपेयर किया जाएगा एनआरवी से। अगर वो 2400 है तो कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर ये 1400 है तो हमें इस टी अकाउंट में बैलेंस 2000 लिखे की बजाय 1400 नजर आना चाहिए। तो वो कैसे नजर आएगा? मिटा के फिर इन्वेंट्री को क्रेडिट करना पड़ेगा 14 से 600 से, तो हमें ये 600 से एंट्री करनी पड़ेगी तो जाके 1400 बनेगा। तो इस ईयर एंड एडजस्टमेंट को ये मैंने नंबर 6 बनाया हुआ। इन्वेंट्री क्रेडिट 600 से, और इसको एक रूटीन मैटर समझा जाता है, इसलिए मैंने इस साथ लिखा। अब अगर ये नॉर्मल रूटीन मैटर है तो इसका डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, इसमें, और इसमें डेबिट कहां जा रहा है? पीएनएल में, क्योंकि वो एबनॉर्मल है। एनआरबी का राइट डाउन होना क्लोजिंग स्टॉक में एक रूटीन मसला समझा जाता है, तो जो रूटीन मसला है यानी नॉर्मल लॉस, उसका डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाता है। ये समझ आ गई अगर, तो इस पे आता हूं। अगर ये गुड्स भी पड़े पड़े खराब हो ही जाया करती थी और इनका ये खराब होना नॉर्मल ही था, तो क्या फर्क पड़ेगा? पीएनएल की जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। और आईकैप के सॉल्यूशन में पीएनएल भी रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रहा है, तो मेरी सजेशन सेफ ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स स्लैश पीएनएल दोनों ही लिख दें। राइट डाउन ये एंट्री, और अगर गुड्स खराब थी तो वही। अच्छा, अब मैंने ना यहां बुक में लिखा नहीं हुआ क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि लिख के मैं इसको सही तरह से चलाऊंगा। आप अपनी बुक पे पेन से ना एक काम कर दें, ये जो एंट्री नंबर 5 तक है, एंट्री 5, ये ड्यूरिंग द पीरियड होने वाली ट्रांजैक्शन है। 1 से लेके 5 तक
ये ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड है, पूरे पीरियड में होती जा रही होंगी। लेकिन जो 6 और 7 है वो ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज है। 1 से 5 तक ये ट्रांजेक्शन फॉर द पीरियड है, बार बार हो रही होंगी, बार बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही होंगी। लेकिन जो 6 और 7 है ये ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री है। इस बात का फायदा आपको होगा जब मैं आपको एक पास्ट पेपर का सवाल कराऊंगा, तब ये बात दोबारा कर दूंगा। कहां पर? जी जी बताएं। ये तो एनआरबी पे कर रहे हैं ना, ये कम ही, एनआरबी कम ही होगी, डैमेज तो है, एनआरबी कम ही होगी कॉस्ट से। जी इसीलिए कह रहा हूं ना, जनरली ये नॉर्मल ही समझा जाता है, तो मैंने उसी बेस पे एंट्री की। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आई कैप के सॉल्यूशंस के हिसाब से हम सेफ चल लेते हैं इन तीनों एंट्रीज में, कॉस्ट ऑफ सेल्स स्लैश P&L। नहीं पता चल रहा होता, इसीलिए कह रहा हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स स्लैश P&L। लेकिन इस चीज को ना, ये एग्जामिनर को बहुत टची नहीं होगा इसमें। अगर कोई कॉस्ट ऑफ सेल लिखेगा वो भी ठीक है, कोई P&L लिखेगा वो भी ठीक है, वो तो मैं एहतियातन कह रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ सेल स्लैश P&L दोनों लिख दें। हाँ जी, ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स की एंट्रीज, इनमें कोई परेशानी किसी को? हाँ जी। अच्छा, आप चूंकि गुड्स बताई हैं तो मैं इसी के साथ गुड्स ही बता देता हूं। आप आइए, बल्कि मैं सामने आ ही गया हूं, आपने कहा ना, ये पेज 3 पे हूं मैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, फिनिश गुड्स, एक मैंने सेट बनाया हुआ है ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स, इसके बाद एक सेट बनाया है मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल, इसके बाद एक सेट बनाया हुआ है फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की। ये मैं फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पे आ गया हूं। बुक में देखना है बुक में देख लें, सामने देखना है सामने देख लें। ये जो परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री है ट्रेडिंग के केस में, ये मैन्युफैक्चरिंग के केस में परचेज हो रही होंगी, नहीं बन रही होंगी। अच्छा, अब जो बन गई होंगी वो अनबन भी हो रही होंगी। परचेज, परचेज रिटर्न, खरीदी वापस कर दी, तो मैन्युफैक्चरिंग में बन गई होंगी और फिर वापस भी कर देंगे, बस बन ही होंगी। तो इसलिए ये जो ट्रेडिंग के अंदर ये दो लिखे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ये तो होगी नहीं, इसकी जगह परचेज की बजाय बन रही होंगी, तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस नामी एक इन्वेंट्री हुआ करती है, वो क्रेडिट हो जाएगी। बस ये फर्क पड़ेगा, उसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज सेम है। गुड्स की बाकी सारी एंट्रीज वही हैं, जो लिख मैंने दोबारा दी हैं, लेकिन आप देख लें बाकी सब वही हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स, सिर्फ फर्क इस बात का है कि ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स खरीदी जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बनाई जाती हैं। तो बनाने वाली ये एंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का टी अकाउंट प्रोसेस कॉस्टिंग में सिखाना है, ये क्रेडिट, और अब वो फिनिश गुड्स बन गई तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट, और बाकी नीचे वाली सेम वही ट्रेडिंग वाली लिखी हुई है मैंने, ठीक है, वही लिखी हुई है। अच्छा जी, अब ये जो ट्रेडिंग बिजनेस था, गुड्स गुड्स खरीद रहे थे, बेच रहे थे, जाया हो रही थी, खराब हो रही थी। अब ये दूसरा सेट देखें, मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल, ये भी खरीद रहे होंगे ना, तो सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किताब देख रहे हैं? चलो स्क्रीन पे देख लें। ये ट्रेडिंग की पहली दो एंट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल, ये देखें सेम है, वो भी खरीद रहे थे, ये भी खरीद रहे हैं, सेम है। बस वहां पर जो गुड्स सेल हो रही थी, रॉ मटेरियल क्या होगा, इशू हो रहा होगा। तो देख, अच्छा अगर तो आप रिपीटर नहीं है तो बताएं ना, जरा खुद ही बताएं। एंट्री रॉ मटेरियल इशू करना है, खरीद के लाए थे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, अब प्रोडक्शन को भेजना है, रॉ मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। तो रॉ मटेरियल वाले सेट में ये दूसरी एंट्री होगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट। ये बीच में जो मैंने एफओएच कंट्रोल लिखा है ना, ये अभी नहीं समझा रहा, मैंने एक चैप्टर पढ़ाना है उसमें ये वाकई समझाऊंगा, अभी नहीं। बस ये याद फिलहाल रटा रख लें कि जो प्रोडक्शन को इशू होने वाला डायरेक्ट मटेरियल है तो यहां डेबिट, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो ये डेबिट। एफओएच कंट्रोल होता क्या है पढ़ना है हमने। और अगर शाम को फैक्ट्री बंद करनी थी, स्टोर में मटेरियल वापस भेज दिया, रिवर्स हो गया। और बाकी वो गुड्स खराब होने वाली, मटेरियल खराब होने वाली, सेम वही तीन एंट्रीज।
हाँ जी। चलें, अब आप अपनी किताब पे इन सारी एंट्रीज को एक नज़र फिर मार लें और फिर इनका सवाल करते हैं। बेटे उस मैंने कहा था एंट्रीज को दोबारा नज़र मार लें। चलो ठीक है। अब आप आ जाएं पास्ट पेपर्स में, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वालिटी लिमिटेड, क्वालिटी लिमिटेड के नाम से, ऑटम 2010। हाँ जी पहुंचे। चलें पढ़ ले, मैं करता हूँ सवाल, पढ़ ले मैं करता हूँ बोर्ड पे। सवाल सारा पढ़ लें, सुस्ती का मुजाहरा ना करें, सवाल सारा पढ़ लें, फिर मैं सॉल्व करते हुए एक एक एंट्री की अंग्रेजी दोबारा बता दूंगा, लेकिन आप पढ़ लें।
जी पढ़ लिया तो मैं करूं। जून के महीने की ट्रांजेक्शन बताई हुई हैं और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और उसका एक रॉ मटेरियल है SRM, और ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स उस मटेरियल से रिलेटेड है। परपेचुअल मेथड फॉलो होता है और वेटेड एवरेज मेथड। ये पहली दो लाइनों से पता चल रहा है। ये अंग्रेजी ना किसी को समझ आ रही हो, आगे समझ। अब इन ट्रांजेक्शन्स को तो चलो एक एक करके करते हैं। रिक्वायर्ड क्या है? अब ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्रीज हैं, तो इन सारी ट्रांजेक्शन्स को तरतीब से चलते जाते हैं और जनरल एंट्रीज करते जाते हैं, लेकिन परपेचुअल है और एफको है। कैलकुलेशन करेंगे तो एंट्री की अमाउंट बनेगी ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो इन्वेंट्री कार्ड बनाना पड़ेगा। तो एंट्रीज की जगह छोड़ के पहले चलते हैं वर्किंग पे। कितनी जगह चाहिए एंट्रीज के लिए? देख लें, 10-12 एंट्रीज हैं, 12 एंट्रीज, 2 सफ़े लग जाएंगे। तो उन एंट्रीज की जगह छोड़ के वर्किंग पे चलते हैं। दो पेज लग जाएंगे। स्प्रिंग नहीं, ऑटम 10 कर रहा हूं सॉल्व, और एंट्रीज की जगह 2 पेज छोड़ के वर्किंग पे आ गया हूं। वेटेड एवरेज मेथड है, हमें वर्किंग में इन्वेंट्री कार्ड बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ा इन्वेंट्री कार्ड? क्योंकि परपेचुअल की एंट्रीज करनी है तो उनकी अमाउंट तो निकालनी पड़ेंगी। अच्छा, वेटेड एवरेज में ना, जो मैंने आपको वो 11 कॉलम्स का टेबल बताया हुआ है, फाइफो में तो वही लगेगा। फाइफो में तो और कोई तरीका नहीं है। वेटेड एवरेज में आपको मैं एक और फॉर्मेट बता रहा हूं, अगर आपको ये आसान लगे तो बेशक ये फॉलो कर लें, वरना वो 11 कॉलम वाला तो है ही है। इस तरीके में ना वो 6 कॉलम कम हो जाएंगे बीच में से। तो अगर आपको ये आसान लगे तो बेशक ये कर लें, लेकिन ये फाइफो के लिए नहीं चलेगा। डेट, अंग्रेजी, और 3 सेट थे 3-3 कॉलम के, रिसीट, इशू और, तो यहां मैं सिर्फ बैलेंस ही लिखा हूं, यूनिट्स, रेट और टोटल। अगर आपको ये आसान लगे तो ऐसे कर लेना। फाइफो के लिए ये नहीं चलेगा, फाइफो के लिए वही 11 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एफको के लिए ये चल सकता है। तो सबसे पहले 1 जून को ओपनिंग बैलेंस कितना अवेलेबल है? 1 लाख यूनिट्स हैं, 80 का 1 है, और 8 मिलियन रुपए हो गए। इसके बाद क्या हुआ? 150,000 खरीदे हैं 5 जून को। 5 जून को परचेज किए 150,000। कितने का एक? 85। कितने हो गए? 1 2। अच्छा, अब ना इस फॉर्मेट में बस करना ये है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट करना है। ये हो जाएगा 250, 20, और ये हो जाएगा 165, है ना? है ना? 165 हो जाएगा। कर दे 165, 83, बस पूरा। 2 डेसिमल हो तो ले जाना चाहिए। 83 है। तो इसमें आपको वो 11 कॉलम की बजाय ये कॉलम चल जाएंगे, बस हर ट्रांजेक्शन के बाद अपडेट करते जाना, क्योंकि वेटेड एवरेज है ना, वैसे भी हमने ऐड ही करना था, तो ये दोनों ऐड होते जाएंगे। और नया रेट ये। फिर क्या हुआ? 6 जून को 150,000 इशू कर दिए। इशू 150, कितने वाले? यही 83 वाले। 1 2 4 5, और इसके बाद फिर बैलेंस अपडेट कर दें। 1 लाख रह गए 83 वाले, 83। 0.3 तक। अरे रॉ मटेरियल है ये सवाल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का है।
हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस का है, मैन्युफैक्चरिंग का है? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग का है तो रॉ मटेरियल का है कि फिनिश गुड्स का है? रॉ मटेरियल का है, तो रॉ मटेरियल तो परचेज ही होगा ना। फिर 6 के बाद क्या हुआ? नंबर 4, 5,000 ये जो इशू किए थे इनमें से स्टोर में वापस आ गए। किस दिन? 12 को। ये रिटर्न हो गए। इसको मैं कह देता हूं इशू रिटर्न। चले, कितने वापस आ गए? 5,000 स्टोर में वापस आ गए प्लस, और रिटर्न है किस रेट पे लिखते हैं? जिस ट्रांजैक्शन का रिटर्न है वो ट्रांजैक्शन जिस रेट पे थी उसी रेट के ऊपर रिटर्न भी लिखते हैं। 83 415 000 और बैलेंस फिर अपडेट कर दें तो ये बन गया 105 83 वाले 8715 000। फिर क्या हुआ? पॉइंट नंबर 5, परचेज हो गए 15 जून को। कितने? 150 कितने वाले? 88.1 वाले 13215 000। और बैलेंस अपडेट कर दें तो 105 में 150 मिल गए तो 255 21930 000 और रेट नया बन गया 86 बस। चलिए 0.5 तक पहुंचे। 0.6 थोड़ी सी लंबी बात है, 0.5 तक। यहां तक पहुंचे 17 जून। ये जो 12 जून को 5,000 स्टोर में वापस आए थे क्योंकि प्रोडक्शन को इशू कर दिए थे फिर वापस आ गए थे, इन्हीं की बात हो रही है। 17 जून को 50% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स। कौन से डिफेक्टिव यूनिट्स? वो जो ऊपर पॉइंट नंबर 3 में लिखे हुए हैं, पॉइंट 4 में, उन्हीं में से आधे तो कबाड़िए को बेच दिए 20 रुपए के, और जो बाकी आधे हैं, अच्छा वो आगे आ रहे हैं, वो अगले पॉइंट 7 में। तो पॉइंट 6 के अंदर आधे बेच दिए कबाड़िए को 20 रुपए का एक। तो स्टोर से तो निकाल रहे हैं, सेल लिखूं यहां से तो वो निकल ही रहे हैं। नहीं, बेशक मैं सेल लिख देता हूं, यानी स्क्रैप सेल ही है। किस तारीख में है? तो स्क्रैप सेल ही, लेकिन स्टोर से आउट हो रहे हैं ना, तो यहां से निकल जाएंगे 2500। किस रेट पे? $83 पे के 86 पे या 20 पे? अच्छा 20 पे क्यों नहीं? हम अपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड में, चलो ये तो रॉ मटेरियल है, अगर गुड्स भी होती तो हम सेल वाले यूनिट्स को यहां क्या लिख रहे होते? जितने के बेचे? नहीं, ये सारे हमारे कॉस्ट की रिकॉर्डिंग है, तो ये सब कॉस्ट सारी होती हैं, तो इसलिए 20 रुपए तो नहीं आना।
दूसरी बात कि 86 आना है या 83 आना है? 83 क्यों? हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, ये वो इशारों वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, ये वो नहीं है। 86 क्यों आएगा? मैंने ना ये कुछ दिन पहले शायद किसी स्टूडेंट के सवाल के जवाब में एक कहानी सुनाई थी, तो जवाब दिया होगा, दोबारा बताता हूँ। बहरहाल ये जो 5 और एफ को मेथड है ना, ये इसलिए बनाए गए हैं कि देखने में सब एक जैसे हैं। जो यूनिट स्टॉक में पड़े हुए हैं वो सब एक जैसे हैं, नहीं पहचाने जा रहे। नहीं पहचाने जा रहे थे, इसीलिए तो 5 और एफ को मेथड बना दिया। किस लिए बना दिया? कि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए बस। 5 में क्या अजम्पशन, मतलब अजम्पशन क्या, 5 का पैटर्न क्या है, साइंस क्या है 5 की? कि जो पहले हैं वो गए होंगे, नए बच गए होंगे। लाजमी क्या असल में ऐसे ही हो रहा होगा? नहीं, लेकिन बस हमें चूंकि तफसील पता ही नहीं है। क्यों नहीं तफसील पता? क्योंकि सब एक जैसे हैं, तो हमें 5 को मान के चलना पड़ेगा। इसी तरह से वेटेड एवरेज की साइंस क्या है? जब आते जाएंगे सबका रेट एवरेज करते जाएंगे, जो जा रहे हैं वो उस एवरेज रेट वाले हैं, जबकि असल में एक भी उस रेट वाला नहीं होगा। तो ये जो 5 और एफ को मेथड बनाए गए हैं ना, ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि हमें सारी तफसील एक्चुअल नहीं पता होती। तो अगर थोड़ी बहुत एक्चुअल पता है तो इग्नोर करेंगे, हम इन मेथड को फॉलो करेंगे। अगर ये मैंने मिसाल भी शायद दी थी कि अगर स्टोर वाले को याद है कि फलाने रैक में तो मैंने खुद रखी हैं चीजें, वो अगर उनको पहचान भी रहा है, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है ना, सारी थोड़ी है। तो जब सारी इंफॉर्मेशन नहीं है तो थोड़ी का भी कुछ नहीं करना, और हमने सारे के सारे आउट्स पे जो उस मेथड का रूल बनता है वो लगाना है। क्या रूल बनता है? 5 हुआ तो पुराने वालों में से निकालेंगे, एफ हुआ तो एवरेज पे निकालेंगे, चाहे किसी की डिटेल पता हो चाहे ना पता हो। या तो सबकी पता होती, फिर एफ को वेटेड एवरेज का काम ही नहीं था। अगर सारे के सारे यूनिट्स फिजिकली पता होते, उस पे हर एक पे अलग अलग पहचान लिखी जाती, हर एक पे जब खरीदा था उसका रेट लिखा जाता, फिर तो ये मामला ही नहीं था। ये सब हमें क्यों लगाना पड़ रहा होता है? क्योंकि सारे के सारे फिजिकली एक जैसे होते हैं, तुम अलग से नहीं पहचान रहे होते। तो चूंकि पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं होती, तो टूटी फूटी पिक्चर का कुछ नहीं करना। यानी अगर 2-4 को फिजिकली पहचानते भी हैं कि ये तो वही वाले हैं, तो इस थोड़ी पहचान का कुछ नहीं करना। हां, सिर्फ रिटर्न्स, चूंकि ऊपर हुई ट्रांजैक्शन का रिवर्सल है, इसलिए रिटर्न के लिए क्या रूल है कि जिस ट्रांजैक्शन की वो रिटर्न है, वो ट्रांजैक्शन जिस रेट पे रिकॉर्ड की थी उसी पे रिटर्न रिकॉर्ड होगा। तो ये जो हम स्टोर से निकाल के इतने यूनिट्स आउट कर रहे हैं, चाहे हमें फिजिकली पता है कि ये वो वाले हैं, लेकिन क्या सबका पता है कौन से वाले हैं? तो इस अधूरी इंफॉर्मेशन का कुछ नहीं करना, और सिंपली एफको का आउट वाला रूल लगेगा कि जो आउट हो रहे हैं वो एवरेज वाले होंगे। तो 86 21500, बैलेंस अपडेट कर देते हैं। 252500 वाले, 2171500। फिर क्या हुआ? पॉइंट नंबर 7, 18 जून को जो रिमेनिंग डिफेक्टिव थे, कितने रिमेनिंग? 2500, वो हमने सप्लायर को वापस कर दिए। तो ये क्या हो गई? परचेज रिटर्न। अब चूंकि ये परचेज रिटर्न है, इसलिए रेट वही जिसपे परचेज की थी। किस तारीख को? 18 जून को परचेज रिटर्न हो गई। कितने यूनिट्स? 25। स्टोर से निकल गए किस रेट वाले? 85 वाले कि 88 वाले? कैसे पता? हैं? नहीं नहीं, वो ये इशारों वाला नहीं है। इशारे याद रखे बैठे, इशारों वाली बात नहीं है। वो इशारों वाली बात फाइफो में की थी, और वो भी तब थी जब एक ही दिन में एक से ज्यादा तरह की सेल हो रही थी, तब थे वो इशारे। वैसे अगर रिटर्न होती
तो सवाल वाले को बताना चाहिए था कि ये कौन सी वाली परचेज में से है। अब जब रिटर्न हो रही है तो उससे ऊपर ये दो परचेजेस आ रही हैं, ये भी है और ये भी है, तो इनमें से किस में से है बताना चाहिए था। लेकिन हमें कहानी पता है, कहानी ये पता है कि ये इनमें से हैं, ये जो खराब आए थे तो इनमें से हैं चूंकि, तो ये 85 वाले थे, यानी ये जो खराब वापस आए थे। ये बात दोबारा सुने, असल में सवाल वाले को बताना चाहिए कि परचेज रिटर्न कौन से वाले सप्लायर को वापस कर रहे हैं। असल में बिजनेस को नहीं पता होगी क्या? बिजनेस को क्या असल में नहीं पता होगा? पता होगा, सवाल वाले को बताना चाहिए। सवाल वाले को बताना चाहिए कि जो परचेज रिटर्न हो रही है वो इसमें से है कि इसमें से, नहीं बताया। लेकिन हम ये अकल लगाएंगे कि चूंकि बात उन्हीं चीजों की हो रही है जो स्टोर से वापस आई थी, तो ये तो उसके बाद की कहानी, इसलिए ये इन्हीं में से हैं जो वापस किए हैं, 85 वाले हैं। ओपनिंग में से भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, ओपनिंग में से भी हो सकते हैं। लेकिन जब उन्हीं दिनों में कि रिटर्न के, जब मैं आपको इलस्ट्रेशन करा रहा था, तब मैंने एक बात की थी कि अगर सवाल वाला नहीं बता रहा डेट, तो किस में से होगी? जो रिसेंट में खरीदा होगा। तो इसलिए इसमें से है, इसमें से नहीं। अगर रिटर्न की डेट नहीं बता रहा कि ये कौन सी वाली खरीदे में से है, तो बस जो आखिरी खरीदी थी उसी में से होगी, तो इसलिए ये इसी में से होगी। लेकिन इसमें से क्यों, इसमें से क्यों नहीं? क्योंकि हमें सारी कहानी पता है कि डिफेक्टिव वाले हैं, और डिफेक्टिव वाले ये थे जो कि इससे पहले ही आ गए थे, इसलिए इनमें से रिटर्न आ रही है, तो 85 वाले रेट पे रिटर्न होगी। 212500, और अब इनके जाने के बाद स्टोर का बैलेंस बन जाएगा 250 21502500, और रेट बन गया 80.01। इधर मुझे लगता है कुछ सवाल पूछ रहा था, कुछ बात करना था किसी? अच्छा चलो, हाँ वो बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ओपनिंग में। नहीं नहीं, हमें पता है ना 80 रेट वाला है, तो उसी में से हुई होगी। अब बेशक वो एवरेज रेट निकला हुआ है, लेकिन नहीं ऐसे ऊपर का तो फिर इसी में से होता। 18 जून को 2500 वापस कर दिए, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट 7 डन। पॉइंट 8, 19 जून को 5000 हमने स्टोर को दोबारा इशू, प्रोडक्शन को इशू कर दिए। तो 19 जून को इशू कर देते हैं, कितने? 5000। कितने वाले? ये वाले इशू हो रहा है बस, 430050, और बैलेंस अपडेट होके पहुंच गया 245, यही वाले 21072450। अच्छा, इस पॉइंट से रिलेटेड ना हर सेशन में एक सवाल आया करता है, आप नहीं पूछ रहे तो या तो सारे ही काबिल हैं या कोई सुन ही नहीं रहा। इस ट्रांजेक्शन पे एक सवाल हर दफा आते ही आता है। हाँ जी, नहीं है? क्या क्या क्या? हाँ, नए खरीद के क्यों भेजने हैं? स्टोर से इशू किए हैं, वर इशू टू प्रोडक्शन। चलिए ठीक है, सारे काबिल बच्चे होंगे फिर। इसमें बच्चे ये कहा करते हैं, अच्छा हो सकता है वाकई सारे काबिल हों, कोई मसला नहीं है। इसमें बच्चे हर दफा ना एक बात पूछते हैं कि ये चूंकि इन्हीं के बदले, इन्हीं के बदले दिए हैं, तो इस वाले रेट पे क्यों नहीं लिखा? क्या ये कोई रिटर्न है? रिटर्न है तो देखना होता है कि ओरिजिनली किस पे थी।
उसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है बस ट्रांजेक्शन है, उस मेथड के रूल पे लगेगी, तो ये तो इशू है। चाहे उसी के बदले इशू किया तो किए तो इशू ही है ना। तो ये एक नई ट्रांजैक्शन है और इस नई ट्रांजैक्शन को उस मेथड के रूल्स पे ही इशू करेंगे, यानी जो एवरेज रेट चल रहा था। चलो ठीक है, सारी काबिल है फिर। 19 जून के बाद जी, नहीं नई ट्रांजैक्शन है ना, तो वही कहा हुआ उसने, यही तो कहा है। तो फिर हाँ यही कह रहा था ना कि फिर पूछा नहीं किसी ने। चले सवाल दोबारा बताता हूं। पॉइंट नंबर 8 में लिखा है कि 5000 यूनिट्स वर इशूड टू प्रोडक्शन इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स। इसका मतलब है कि जब 10 दिन पहले, हफ्ता पहले ये वापस आए थे 5000। अच्छा, रॉ मटेरियल का स्टोर होता है, उसके बाद फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन है ना, वो बहुत सारे हॉल्स होते हैं, बड़े बड़े रूम्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह की मशीनरियां लगी होती हैं। ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको अगले चैप्टर में भी दूंगा ओवरहेड वाले में। एक फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत सारी तरह की मशीनरीज हैं। जैसे अगर कॉटन से धागा बन रहा है तो कॉटन यानी रुई, एक तरह की मशीनरीज होंगी जिनमें वो रुई नरम करके उसमें से मट्टी गंदगी निकालते होंगे। फिर वो एक और तरह की मशीन में जाएगा जहां पर उसको और साफ करते होंगे। फिर वो एक और तरह की मशीन में जाएगा जहां पर वो रस्सियों की शक्ल में बनेगा। फिर आगे एक और तरह की मशीन में जाएगा जहां पर वो रस्सियों से धागा बन रहा होगा। फिर एक और तरह की मशीनों में जाएगा जहां पर धागा वो स्पिंडल्स पे लपेट रहे होंगे। तो इन सारे कामों की अलग अलग मशीनें होती हैं। अब वो अलग अलग मशीनें अलग अलग प्रोडक्शन हॉल्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं। जब रॉ मटेरियल स्टोर से प्रोडक्शन को इशू किया गया और उनमें से 5000 खराब थे, तो वो नाराज हो गया होगा बंदा, स्टोर वाले से उसकी नाराजगी हो गई। फिर स्टोर वाले ने हफ्ते बाद उन्हीं लोगों को दोबारा से यूनिट्स इशू किए, बस एमी कहानी बनाने के लिए कह रहा है कि इन रिप्लेसमेंट ऑफ वो वाले। लेकिन क्या ये कोई रिटर्न ट्रांजैक्शन है? जब रिटर्न नहीं है तो इसका फिर ऊपर ही किसी ट्रांजैक्शन से लिंक नहीं। ये इसकी रिटर्न थी, तो जिस पे ये रिकॉर्ड किया था रिटर्न को उसी पे रिकॉर्ड करना था। ये इसकी रिटर्न थी, इसलिए जिस पे ये रिकॉर्ड हुआ था इसको भी उसी पे रिकॉर्ड करना था। ये रिटर्न नहीं है, ये हम दोबारा से इशू कर रहे हैं, तो कर तो इशू ही रहे हैं ना, तो इसलिए इस पे इशू कर रहे हैं तो वेटेड एवरेज वाला रूल यानी एवरेज रेट लगेगा। नहीं तसल्ली? चले कल वाला एक सवाल कराऊंगा, उसमें फिर इसी तरह का पॉइंट आएगा, आप लोग फिर एतराज करेंगे, मैं फिर समझाऊंगा, तो देखें शायद कल तसल्ली हो जाए। 19 जून के बाद, 19 जून के बाद ये आ जाते हैं हम पॉइंट 9 पे। ये जो हमने सप्लायर को वापस किए थे, वो उधर हरे हरे, वो उधर जो वापस किए थे, तो सप्लायर ने चलो माजरत भी की होगी, सप्लायर ने अब हमें उनकी जगह 2500 यूनिट्स और दिए हैं। ये कोई रिटर्न है? नहीं, बस परचेज है। तो परचेज की ट्रांजैक्शन है और इसको हम परचेज के तारीख क्या है, 20 तारीख को परचेज हो जाएगी। कितने? 2500। बस सादी सी परचेज है ये जी। तो है तो परचेज ही ना। पॉइंट नंबर 9, इसमें 2500 यूनिट्स सप्लायर से मिल रहे हैं, तो सप्लायर से लेकर आना परचेज है या नहीं? परचेज है। इस पॉइंट में इनका रेट लिखा है? नहीं लिखा। तो रेट कौन सा लगाएं? उस रेट के लिए उसने एक कहानी छाप दी कि ये वही हैं जो उसको वापस किए थे, तो सप्लायर ने उन्हीं की जगह और दिए हैं, तो किस रेट पे दिए होंगे? वही 85 पे दिए होंगे, इसलिए ये लाइन लिखी हुई है, क्योंकि उसने रेट नहीं बताया, ताकि हम इस लाइन की वजह से पहचान जाएं कि ये वही वाला है, तो इसका मतलब 85 वाले ही। हाँ जी 85। अच्छा, अब इससे हटके एक बात बता रहा हूं, क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता था कि वारंटी ना होती, यानी वो जो ऊपर लिखा हुआ था वो वारंटी का वर्ड ना लिखा होता? ये पॉइंट नंबर 7 में बस सिर्फ कहा होता कि सप्लायर को हमने वापस कर दिए फॉर रिप्लेसमेंट, दैट्स इट। सप्लायर इस सवाल में नहीं लिखा, मैं वैसे कह रहा हूं, सप्लायर हमें उनके पैसे वापस कर देता। कितने? 85।
और अब हम उसी को कह रहे हैं यार पहले भी तुमने खराब दिए थे, अब जरा ध्यान नहीं, अब सब सही होगा इंशाल्लाह। उसने हमें 2500 यूनिट्स और दिए और अब की बार वो 88 रुपए चार्ज कर रहा है, तो नहीं कर सकता? कर सकता है। तो अगर हमने सप्लायर को खराब वाले वापस किए थे और उनके बदले नए अब हम लेके आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इनका रेट डिफरेंट चार्ज करता वो माफी मांग के कह देता भाई महंगाई हो गई है, मैं तो ज्यादा पैसे लूंगा, पुराने के पैसे वापस करके नए हमें डिफरेंट रेट पे देता, हो सकता था। तो ये जो अब हम उससे खरीद के ला रहे हैं, इनका रेट बताया है। चूंकि रेट बताया नहीं है और ये सारी कहानी हमें इसको जोड़ रही है इस वाले से, इसलिए हम यहां 85 लगा देंगे। वरना ये 85 इसलिए नहीं लगाया कि चूंकि ये इन्हीं के बदले दे रहा है तो इसलिए 85। ये क्यों नहीं लगा 85? ये 85 क्यों लगा दिया? क्योंकि उसने नया रेट नहीं बताया, तो यकीनन पुराने रेट पे ही चीजें नई दी होंगी, इसलिए 85 लिखा है। ये एक नई परचेज ट्रांजैक्शन है, जैसे ये एक नई इश्यू ट्रांजैक्शन थी। रिप्लेसमेंट का वर्ड सिर्फ इतना बता रहा है कि चूंकि पहले वाली वापस कर दी थी, उसी बंदे से अब उनकी जगह और ला रहे हैं, तो ला तो नई ही रहे हैं ना, तो है तो ये एक अलग परचेज ट्रांजैक्शन, इसलिए हम इसको उसी तरह से इज्जत देंगे जैसे परचेज ट्रांजैक्शन को देते हैं। ये रिटर्न नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ऐसी चीज है जिसपे रेट कौन सा लगेगा? जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन का लगा था। उसके अलावा हर ट्रांजैक्शन पे रेट कौन सा लगना है? जो उस मेथड के रूल्स। हाँ तो होती रहे ना, हमने इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्ड करनी होती है? कॉस्ट पे। ये जो इससे पहले 85 है, ये भी 85 क्यों लिखा था, ये 88 क्यों लिखा था? हमें कॉस्ट इतनी पड़ रही थी, मार्केट में हो सकता है होता रहे 90 का, हमें क्या लगे, हमने तो अपने पास कॉस्ट पे लिखना होता। हाँ जी, ये 87 अमाउंट क्या बनी? 212500 और बैलेंस अपडेट हो गया 247500 21284,950 और रेट नया बन गया 80। अच्छा ठीक है 86। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर पॉइंट नंबर 10, 150,000 यूनिट्स इशू हो गए। तो इशू हो गए तो कर देते हैं इशू। किस तारीख को? 21 जून को इशू हो गए 150, यहां से आउट। कितने वाले? ये 86 वाले 129000000 और बैलेंस अपडेट हो गया 975000 वाले 8384950। हाँ जी, यहां तक ओके। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ईयर एंड की वो एडजस्टमेंट है एनआरवी वाली, कि जो 500 थे उनकी एनआरवी हमें राइट डाउन करनी। ये पॉइंट नंबर 11 की पहली 2 लाइनें हैं आखिरी सेंटेंस से पहले पहले, 30 पर यूनिट तक। पॉइंट नंबर 11 दूसरी लाइन के एंड से जस्ट पहले ₹30 पर यूनिट फुल स्टॉप। यहां तक बताया मैंने, ये स्टॉक में पड़े हुए हैं, बस एनआरवी डाउन हो गई है तो पीरियड एंड की एडजस्टमेंट के लिए बताना है, फिर एंट्री कर देंगे, इसको यहां से नहीं निकालेंगे। लास्ट सेंटेंस, 4000 यूनिट्स गायब हो गए, तो बस खुद ही गायब हो गए हैं, कुछ चोरी लेके गया होगा, तो ये हमारे लिए गुड्स लॉस्ट हो गई, गुड्स नहीं मटीरियल लॉस्ट हो गया। और ये एक इशू वाली चीज है। तो 30 जून को ये जो शॉर्ट है गायब हो गए 4000, कितने वाले? यही 86 वाले 344000 93500 86 वाले 8040,950। ये हमारी वर्किंग हो गई पूरी। अब एंट्रीज बताता हूं।
मेरे पास जगह नहीं है, मैं वैल्यू से ज़बानी बोलूंगा, आप लिख लीजिएगा। वो एंट्री करेंगे ना, यहां तो वो चीजें मौजूद है, गायब तो नहीं हुई। ये जो इन्वेंट्री कार्ड है ना, ये कॉस्ट पे रहता है। एनआरवी राइट डाउन बस अलग से एक डेबिट क्रेडिट है, कार्ड नहीं खराब करते, कार्ड कॉस्ट पे आ रहा होता है। अब मैं एंट्रीज बोलने लगा हूं, अगर सुस्ती के मारे बच्चे हैं तो सोल्यूशन देख लें, वरना लिख लें। सारी अमाउंट्स निकाल ली हुई हैं, बस इनकी एंट्रीज करनी है, मैं जबानी बोल रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री, ओपनिंग की एंट्री नहीं होती। 5 जून परचेज हो रही है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, रॉ मटेरियल क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो इन्वेंट्री को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट, ये 12750। 6 जून। अच्छा, ये जो SRM है, ये इस प्रोडक्ट में मटेरियल इस्तेमाल होता है, ये डायरेक्ट मटेरियल है कि इनडायरेक्ट? मटेरियल बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट ही होता है, तो अब ये डायरेक्ट मटेरियल है। 6 जून इशू हो रहा है, इशू हो रहा है। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। और ये हरी वाली रिवर्स हो जाएगी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्रेडिट। पंद्रह जून खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। 17 जून वाली देखें, 17 जून ये लाल वाली, 2500 यूनिट्स हैं जो हम कबाड़ियों को बेच रहे हैं, तो कैश कितना डेबिट? 2500 इंटू 20 कितना? 50,000। लेकिन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट? ये 215,000 और इसका डिफरेंस 165, ये P&L। 17 जून को एंट्री। ये आपको ना मैं आगे एक एंट्रीज वाला चैप्टर पढ़ाना है, तो उसमें जो रॉ मटेरियल का नॉर्मल लॉस होता है वो एफओएच कंट्रोल में जाता है, ये आगे चैप्टर में पढ़ाना है, इसलिए मैंने बस P&L लिख दिया। कैश कितने से डेबिट? जितने का बेच रहे हैं, 20 रुपए का। परचेज रिटर्न, कैश या पेबल डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। ये है कैश किधर? हाँ नहीं नहीं, पेबल ही, वो क्रेडिटर के साथ ट्रांजेक्शन को क्रेडिटर में डेबिट करते हैं, ताकि उसने अगर पैसे देने भी हैं तो वो उसका बैलेंस को कम कर दिया करता है, तो इसलिए पेबल ही डेबिट। ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। ये चोर पैसे देके गया है तो कैश नहीं डेबिट, तो P&L डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। जी जी करता हूं, लास्ट पॉइंट वाली एंट्री कर रहा हूं। कॉस्ट कितनी है? 86, कॉस्ट 86 है। आखिरी वाली कर रहा हूं, आखिरी राइट डाउन वाली। अच्छा सॉरी, मैं तो सब सोल्यूशन देख रहे नहीं, लिख भी रहे हैं, मैं आस्था हो जाता हूं। ये एंट्री लिख दी मैंने बोर्ड पे, इसके बाद ये एंट्री क्या बनी? कैश या पेबल डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। फिर ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। P&L डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। NRV वाली बता रहा हूं,
ये जो रॉ मटेरियल होता है, ये मेरा ख्याल है मैंने शायद अभी बोर्ड पे दिखा रहा था तो ये मैंने वर्ड भी नहीं बताया। रॉ मटेरियल एंट्री देखें पेज 5 पे, 4 पे, पता नहीं, पेज 4 पे जहां एंट्रीज दिखा रहा था अभी, उसमें रॉ मटेरियल वाले सेक्शन पे आए। एनआरबी राइट डाउन की क्या एंट्री की है मैंने? ये एफओएच कंट्रोल नाम का अकाउंट होता है, ये वहां डेबिट किया जाता है। रॉ मटेरियल का एनआरबी राइट डाउन ये एफओएच कंट्रोल नामी अकाउंट में डेबिट करते हैं। एफओएच कंट्रोल क्या होता है ये एक चैप्टर में सिखाना है। तो एफओएच कंट्रोल डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से? जितना राइट डाउन करना है। कितना करना है राइट डाउन? 86 कॉस्ट है और एनआरबी कितनी है? 30 रुपए। तो कितना राइट डाउन करना है? 56 करना है। और कितने हैं? 500, 28,000। ये चोर ले गया तो पी एंड डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। एनआरवी राइट डाउन, जी एनआरवी राइट डाउन नॉर्मल समझा जाता है। गुड्स का नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है और रॉ मटेरियल का नॉर्मल लॉस एफओएच कंट्रोल में जाता है। एफओएच कंट्रोल क्या होता है ये आगे चैप्टर में बताऊंगा। चले जी, यही सवाल अगर आप करना चाहें तो यही आपका होमवर्क है। ये तो मैंने किया है ना, तो कल फिर मैं आपको फिनिश गुड्स का सवाल कराता हूँ। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।